अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की तरफ से महंगाई को घटाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी वजह से महंगाई में तो कमी आना शुरू हुई है, लेकिन अमेरिका में मंदी की आशंका गहरा गई है। नवंबर में रिटेल सेल के अनुमान से ज्यादा गिरावट आई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी गिरावट देखने को मिली है। 9 दिसंबर को खत्म हफ्ते के दौरान बेरोजगारी भत्ते के लिए 2 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया। बेरोजगारी के आवेदन हुए मतलब कि नौकरियां जा रही हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ महंगाई से लड़ने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें बढ़ा दी। दोनों केंद्रीय बैंकों ने 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। तो एक तरफ महंगाई अभी भी कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ उनका असर दिख रहा है। अटलांटिक के दोनों ओर की ये स्थिति है। इस बीच गोल्डमैन सैक्स का एक अनुमान आया। क्या आया? उन्होंने कहा कि 2023 में सभी एसेट क्लास कमोडिटीज का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है, सारे एसेट क्लास में। यानी कि अगर आप इक्विटी देख लीजिए, गोल्ड देख लीजिए, कमोडिटीज देख लीजिए, तो कमोडिटी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगी। गोल्डमैन सैक्स ने 2023 के दौरान कमोडिटीज में 40% से ज्यादा रिटर्न मिलने का अनुमान लगाया। सर, क्या अमेरिका में मंदी की संभावना गहरी हो रही है? यूरोप भी इसको देख ही रहा होगा। आपको लगता है कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला कुछ थमेगा, रुकेगा, कम होगा? ये पूरी गुत्थी दूसरी तरह से उलझ रही है। हाँ, आज अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना और मंदी आने की संभावना के बीच दूसरी एक और खबर है जो इसे अपनी दूसरे दिशा में खींच रही है। पहली चीज़ तो ये कि अमेरिका में अभी मंदी की अगले साल जो जेरोम पावल ने संभावना दी है उसमें 1% से नीचे की विकास दर की संभावना है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व महंगाई को सबसे बड़ी चुनौती मान रहा है। मंदी आती है तब तक जब तक कि महंगाई में कमी नहीं आती। फेडरल रिजर्व अपने स्टांस में कोई चेंज नहीं करेगा और उसे 2% पर महंगाई दर लेकर आनी है। पर जो दूसरी खबर आ रही है वो कमोडिटी बाजार से वो ज़्यादा चौंकाने वाली है। अगर आप गोल्डमैन सैक्स के इस आकलन को देखें और अगर आप पिछले एक साल में कमोडिटी की कीमतों को देखें और उसके बाद फॉरवर्ड के रेट्स को देखें, अगर इन्हें साथ में एक साथ रखें तो आपको दिखाई देगा कि कमोडिटी बाजार मंदी की कोई संकेत नहीं दे रहा है। कमोडिटी बाजार दरअसल कीमतें बढ़ते जाने के संकेत दे रहा है और शायद यही फेडरल रिजर्व की चिंता होगी कि यदि ब्याज मंदी आएगी भी तो उससे ज़्यादा जिद्दी महंगाई उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ी होगी। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले साल 40% तक रिटर्न आ सकता है, जो बहुत बड़ा रिटर्न है कमोडिटीज़ में, क्योंकि कमोडिटीज़ आमतौर पर महंगाई की दोस्त होती हैं। इसलिए दुनिया भर की सारी सरकारें कोशिश करती हैं कि कच्चे माल की कीमतें ना बढ़ें। अब ऐसा क्यों होने वाला है अगले साल? इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली चीज़ तो ये कि सप्लाईज़ की शॉर्टेज है और गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि सारी बड़ी कमोडिटीज़ की, तेल हो, तांबा हो, जिंक हो, सारी बड़ी कमोडिटीज़ की, इसमें फूड भी हैं, इनकी सप्लाई में, इनकी आपूर्ति में कमी लगातार बनी रहने वाली है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले 6-7 साल में दुनिया के कमोडिटी कारोबारियों और निवेशकों ने क्षमताएं बढ़ाने में निवेश नहीं किया है। लगभग ये स्थिति हर प्रमुख कमोडिटी में है। बाजार में उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित व्यवस्थाओं को देखते हुए एक बायस है कमोडिटी प्रोड्यूसर्स का इन्फ्लेशन के फेवर में, कीमतें बढ़ाने के फेवर में। और यदि माइनिंग करने वाली कंपनी माइनिंग की क्षमता ही नहीं बढ़ाएगी तो आपूर्ति नहीं बढ़ेगी, और आपूर्ति नहीं बढ़ेगी तो कीमतें ऊपर रहेंगी। और ये बात गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में निकलकर सामने आई और इसलिए उसने ये संकेत दिया है कि कमोडिटी में निवेश शायद अगले साल ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। कमोडिटी निवेशकों के लिए एक खबर किसी संगीत से कम नहीं है उनके कान के लिए, लेकिन बैंकरों के लिए इससे बुरी कोई खबर नहीं, क्योंकि केंद्रीय बैंकर तो ये चाहते थे कि कमोडिटीज मंदी का धमाका हो, मंदी के डर से पूरी दुनिया में कमोडिटीज़ की कीमतें बुरी तरह टूट जाएं, जिंक की कीमत टूट जाए, गेहूं की कीमत टूट जाए, आयरन ओर टूट जाए, क्रूड टूट जाए और वापस हम डिमांड को अब जब टूटे और कीमतें कम हो तो महंगाई नियंत्रित हो और उसके बाद वापस डिमांड लौटे। ये परिस्थिति बनती अभी बाजार में दिखाई नहीं दे रही है। सर, इस बीच रुपए को अगर देखें, क्योंकि इसका पूरा असर सीधी सी बात है डॉलर इंडेक्स पे भी पड़ेगा, वहां पे कमजोरी है। रुपया इस समय बहुत दिन से चर्चा में नहीं है, हम लोग भी मनी सेंटर में नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। वो कहां फंसा है? रुपए पर दबाव लगातार बना हुआ है। अगर आप रुपए को तोड़ने वाले कारक जो पिछले 3-4 महीने काम कर रहे थे उन सारे कारकों की रोशनी में देखें तो रुपया शायद तुलनात्मक रूप से और ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि जब रुपए में गिरावट शुरू हुई थी तब डॉलर इंडेक्स 110-111 के आंकड़े छू रहा था। तब भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में तेज गिरावट थी और भारत में विदेशी निवेशकों का निवेश सिकुड़ रहा था। इन 3 परिस्थितियों के बीच रुपए ने अपनी यात्रा
79 से करीब 78-79 से 83 की तरफ शुरू की थी, और 79 से 83 की इस यात्रा में जो बाकी कमजोर करने वाले कारक थे वो बेहतर होने लगे। आज हम डॉलर इंडेक्स को देख रहे हैं तो 105 से नीचे 104 के आसपास है। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक ने बाजार से विदेशी मुद्रा खरीदकर भंडार को ठीक करने की कोशिश की है। शेयर बाजारों में निवेशक आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि ये साल विदेशी निवेशकों के निवेश के हिसाब से सबसे खराब साल के तौर पर खत्म होगा, लेकिन फिर भी विदेशी बाजार में विदेशी पूंजी आ रही है। इन तीनों परिस्थितियों की रोशनी में रुपए में जो रिकवरी दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखती। रुपया अभी भी 83 के आसपास, 82, 86, 82, 70 के आसपास घूम रहा है, और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले समय में रुपए पर दबाव लगातार बना रहेगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि कम से कम यहाँ से 100 बेसिस पॉइंट से 125 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी तो अभी फेडरल रिजर्व को ही करनी है, जहाँ उसके बाद और फिर उसके बाद बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं भी करेंगी। तो रुपए की स्थिति जितनी तेजी से गिरी थी, रुपया जितनी तेजी से दुबला हुआ था, बीमार हुआ था, टूटा था, उतनी से तेजी से उसमें रिकवरी नहीं आई उतनी तेजी से। जबकि रुपए को बीमार करने वाला, ये रुपए के लिए जो अच्छा मौसम बन रहा था, ये रुपए के लिए जो खराब मौसम था, वो मौसम तो ठीक हुआ पर रुपए की परिस्थिति ठीक नहीं हुई। और यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, डिमांड की, ग्रोथ की, वो भी कहीं ना कहीं रुपए की ताकत को कमजोर कर रही हैं। रुपए का सूरत हाल फिलहाल इस समय ये है।